नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको रिट से जुड़ी हुई जानकारियां भी देंगे और ये भी बताएंगे कि रिट कैसे आपके संवैधानिक हक को सुरक्षित करने में मदद करता है। किसी भी देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता मुख्य आधार है। ये स्वतंत्रता नागरिकों को कई अधिकार प्रदान करती है। इन्हीं अधिकारों में मौलिक अधिकार प्रमुख हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की है, जिसके आधार पर वे किसी को भी कार्य करने पर रोक लगा सकती है या कार्य करने का आदेश दे सकती है। संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रिट के नाम से जाना जाता है। संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। न्यायालय 5 प्रकार से रिट जारी कर सकती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, उत्प्रेषण, सर्चरी, निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। ये 5 तरह से रिट दायर कर सकते हैं। दरअसल रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास सुरक्षित है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत इन्हें रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। रिट से जुड़ी हुई तमाम और पहलुओं की जानकारी देंगे हमारे साथ आज के कानूनी विशेषज्ञ विनय वत्स जी। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका भी रिट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी हमारे कानूनी विशेषज्ञ से ले सकते हैं। एक बार फिर से आपको विषय बता देते हैं रिट से जुड़ी हुई। अगर आपको कानूनी जानकारी चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं 7065013841, ये हमारा नंबर है। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी रिट से जुड़ी हुई ले सकते हैं। तो विनय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ज्यादा जानकारी देंगे कि आखिर क्या होती है ये रिट। विनय जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को रिट क्या होती है इसके बारे में बताएं। नेहा जी, रिट एक तरह का आदेश होता है जी। जो कोई भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर मिला है, जिसके तहत वो एक आदेश देती है किसी भी व्यक्ति को कुछ काम करने या कुछ काम नहीं करने का। ये रिट कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का कुछ वायलेशन हुआ है तो। ठीक है, इसके बारे में और भी आपसे विस्तार से जानेंगे। मोहम्मद सलीम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद सलीम जी, बहुत स्वागत है आपका। सर पूछिए, आपका क्या सवाल है? सवाल ये है कि जमीन का थोड़ा कुछ चल रहा है लफड़ा जी। विषय से हटके थोड़ा सा सवाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ सर आप बहुत विस्तार से थोड़ा सा बताएं ताकि हमें पता चल सके कि आखिर विषय क्या है। ये है कि मेरा पापा थे, वो जब नाबालिग थे तो हमारे मतलब मेरे नाम पे जमीन लिख दिए थे जी। और उसके बाद जब मेरे पापा को मतलब 2 शादी है तो मेरी मम्मी पहले डेथ कर गई थी। तो उसके बाद वो 2015 में ना मेरी सौतेली माँ के नाम पे लिख दिया जी। तो जी जितने लिखे 2015 में लिख दिए थे, तो वो उस समय हम लोग बालिग हो गए थे। तो वो जमीन को दाखिल खारिज करा करके वो बेचना चाहती है, तो क्या इसका कानूनी उपाय है? जी विनय जी, जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। इनकी 2 मदर हैं और इनके पिताजी ने पहले इनके नाम की और फिर 2015 में, जैसा कि ये बता रहे हैं, वो इनकी जो स्टेप मम्मी थी उनके नाम कर दी। तो ऐसे में क्या वो उस जमीन को बेच सकती हैं? यही सवाल है मेरे ख्याल से मोहम्मद सलीम जी का।
सलीम जी, इसमें ऐसा है कि अगर वो जमीन उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या यानी कि खानदानी जमीन है, तब तो वो जमीन वो किसी के नाम नहीं कर सकते हैं, उसपे आपका बराबरी का हक है। लेकिन अगर वो जमीन उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि उन्होंने अपने कमाई से वो जमीन खरीदी है, तो फिर उसमें वो जिसे भी चाहे वो जमीन लिख सकते हैं। लेकिन आपका सवाल मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि अगर वो जमीन एक बार आपके नाम पे रजिस्ट्री हो चुकी है तो वो फिर चाह के भी उसे दूसरे के नाम पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है जब तक कि आपका साइन ना हो सके। जी। तो जाहिर तौर पे उम्मीद ही करते हैं कि काफी हद तक आपको मोहम्मद सलीम जी सहायता मिल गई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि आखिर आपको आगे क्या करना है। खैर, एक बार फिर से हम अपने विषय पर लौटते हैं, क्योंकि आज हम रिट से जुड़े हुए विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे विनय जी, संविधान में रिट के बारे में क्या कहा गया है, रिट का क्या महत्व है, कैसे ये हमारे हकों की रक्षा करता है? नेहा जी, रिट्स को जो गवर्न करता है दो सेक्शन, आर्टिकल 32 और 226, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस टाइम फंडामेंटल राइट्स इसमें इंक्लूड किया गया था, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स के सेफगार्ड के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक अधिकार होना चाहिए था। नहीं तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये निरर्थक थे अगर इन्हें बचाने के लिए कोई अधिकार नहीं मिला हो। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे महिलाएं गहना खरीदती हैं, तो गहना खरीदते समय ही वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाती हैं कि इस गहने को वो सुरक्षित कैसे रखेंगी सोसाइटी में। उसी प्रकार ये रिट्स भी होते हैं आर्टिकल 32 और 226 के अंदर, जिसके अंदर आप सेफगार्ड कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की। अब ये फंडामेंटल राइट्स कई तरह के होते हैं, ये पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया जाता है, 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स है। तो इनके सेफगार्ड के लिए ही रिट का प्रोविजन बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जी। विनय जी, अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि इस विषय पर रिट याचिका दायर की गई है, ऐसे विषय पर रिट याचिका दायर की गई है, बहुत सारी याचिकाएं हो गई, सुप्रीम कोर्ट इकट्ठे सुनवाई करेगा, इस तरह की बहुत खबरें आती हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि ये रिट याचिका दायर कैसे करते हैं? हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे, इस बारे में बताएं। देखिए, ये रिट जो हम दायर करते, कोई भी जो रिट पिटीशन कहते हैं, रिट पिटीशन फाइल जो होती है, बहुत ही आसान सा तरीका होता है। उसमें एक आपको बस पिटीशन बनानी पड़ती है, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो उसमें आपको लिखना है, आपको कोर्ट में वो फाइल करनी है, प्रॉपर उसमें कोर्ट फी जमा करनी है, और उसके साथ ही आपका ये जो याचिका होगा वो कोर्ट के सामने लग जाएगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तब तो कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देगी, अगर नहीं तो वहीं पे वो रद्द भी हो सकती है। इसमें आप चाहें तो आप वकील रख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि आप खुद ही केस लड़ना चाहते हैं तो आप खुद भी अपीयर होके खुद भी लड़ सकते हैं अपना केस। जी। इस वक्त हमारे साथ सर एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, दिनेश हैं वाराणसी से। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। दिनेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? दिनेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी सर, हमारा सवाल ये है, हाँ सर, हमारा सवाल ये है कि कोर्ट फीस हमारे ऊपर कहा कि कम लगी है। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी सर, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, फोन की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड करें और नेटवर्क क्षेत्र में रहें। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। आनंद जी इस वक्त हमारे साथ है, यहाँ मैं आनंद जी से बात करूं, लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों से यह अनुरोध करूंगी, जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो इस बात का बेहद ख्याल रखें कि आपकी टीवी सेट का वॉल्यूम कम हो, फोन की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड करें, और जहां पर भी आप हैं वहां नेटवर्क क्षेत्र में ही रहकर आप हमें कॉल करें। इस वक्त हमारे साथ आनंद जी हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। ये हमारा सवाल ये, जो घरेलू हिंसा औरत लगाती है पतियों के ऊपर, हाँ, इनका निजीकरण क्या जांच नहीं करती कोर्ट? पहली बार ऐसे चली गई, दबाव डालने लगी कि आओ हमारे यहाँ रहो, यहाँ घर बनवाओ, यहाँ द्वार बनवाओ और हमारे यहाँ रहो। हाँ, हमारी माँ है, बहन है, मैं इनको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? हाँ, हमारी शादी छत्तीसगढ़ चिरमिरी में हुई है। हाँ, तो अब आप क्या जानना चाहते हैं आनंद जी?
हम ये यहाँ पे धारा 9 लगाए हैं। हाँ, तो उसमें अभी 3 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे घरेलू हिंसा लगा दी है पत्नी हमारी, और केस चल रहा है। हाँ, तो मिला के शादी हमारी 22 अप्रैल 2015 को हुई थी। आज 6.5 साल हो गए हैं। मेरी पत्नी मेरे साथ अब 5 साल से नहीं रह रही है। एक बेटी है। हाँ, मैं बेटी से मिल पा ठीक है रहे आनंद हैं। जी, ठीक है आनंद जी, आप यही जानना चाहते हैं कि इस समस्या से कैसे निपटे और क्या कुछ आपके लिए कानूनी सहायता हो सकती है। विनय जी, क्योंकि विषय से थोड़ा सा हटकर सवाल है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का ये केस है और ऐसे में इनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि वो इन्हें इन पे दबाव डालती है कि वो इनके पियर में जाए और वहां पर रहें। देखिए नेहा जी, ये इनका निजी फैसला होगा हमेशा हमेशा ही, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस के या फिर ये जो घरेलू हिंसा वाले जो भी केसेस आते हैं, इसमें कोर्ट चाह के भी बहुत कोई कठोर फैसला नहीं सुना पाती है। और इसमें हिंसा हुई है या नहीं हुई है, ये मैटर ऑफ ट्रायल है। जब ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल में जब बातें सामने आएंगी, गवाही होगी, उसके बाद पता चलेगा कि घरेलू हिंसा हुई थी या नहीं हुई थी। अगर ये खुश नहीं हो पा रहे हैं उनके साथ, तो ये डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। अगर इन्हें ये रहना चाहते हैं उनके साथ, तो फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का एक याचिका होती है, वो ये फाइल कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में, और फिर उसमें ऑर्डर करवा सकते हैं, जिसमें कि कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि जो महिला है वो इनके साथ जाके रहे। हालांकि ये अगर ऑर्डर हो भी जाता है तो ये कंपल्सरी नहीं होता है पार्टीज पे कि वो इसे फॉलो करेंगे, लेकिन एक डायरेक्शन होता है कोर्ट का कि अगर आप रहना चाहते हैं, अगर कुछ बात बन सकती है, कुछ अगर समझौता हो सकता है, तो आप लोग साथ आ जाएं। जी, तो आनंद जी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर आपको कैसे अब आगे का रास्ता अख्तियार करना है। और रिट याचिका के बारे में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। लीगल हेल्पलाइन में हम बात कर रहे हैं रिट याचिका के बारे में कि कैसे ये दायर की जाती है, क्या होती है, इसके बारे में विनय जी आपको बता चुके हैं। लेकिन विनय जी, जब आर्टिकल 32 या 226 के तहत कोई याचिका कोर्ट के सामने पहुंचती है तो कोर्ट क्या करता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नेहा जी, इस मामले में कोर्ट का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वो देखती है कि जो याचिका फाइल की गई है वो बोनाफाइड है कि नहीं। बोनाफाइड मतलब वो किसी गलत मकसद से ना आई हो कोर्ट में जी। और दूसरा स्टेप इसमें फिर ये होता है कि वो जो स्टेट जो है, जिस स्टेट से रिलेटेड जो वायलेशन है, वो जिस स्टेट से रिलेटेड है, उस स्टेट को नोटिस इशू करती है, जिसके बाद वो स्टेट आती है और वो फिर अपना पक्ष रखती है। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ फंडामेंटल राइट इसमें वायलेट हुए हैं किसी तरीके से भी, तो फिर उसमें रेमेडी मतलब जो याचिका करता है उनके हक में फैसला देती है। जी, चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेमंत जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेमंत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी सर, पूछिए अपना सवाल। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे धारा 38 में एसडीएम के यहाँ मुकदमा है, उसमें केवल एक आराजी नंबर ही केवल उसमें मिस्टेक हुआ है। 114/2 के जगह पे 164/2 हो गया है। हमने उसका सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया है और आए दिन तारीख पे तारीख लग रही है। हाँ, 2-3 महीने से एक कैसे कब तक चलता रहेगा? इसके लिए कोई भी तो नहीं है उन लोगों के लिए इसका समाधान किया जाए। उसमें कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है। सारे रिपोर्ट भी लग चुके हैं, आरआई के और तहसीलदार के, सब कुछ लग चुका है। उसके बावजूद उसमें वो तारीख पे तारीख चल रही है उसमें। जी विनय जी, इनकी जो इनके कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई क्या? लेकिन उसके बाद उसके लिए और तमाम डॉक्यूमेंट्स भी ये पेश कर चुके हैं, बावजूद इसके तारीख पे तारीख मिल रही है। ऐसे में ये क्या करें? देखिए, अगर इन्हें काफी समय से अगर इनका केस पेंडिंग है और इसमें कोई फैसला नहीं हो रहा है, तो ये हाईकोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। रिट ये भी एक हथियार है जिसमें ये हाईकोर्ट जो है वो निचली कोर्ट को डायरेक्शन देगी कि जो मामला पेंडिंग है इतने दिनों से, उसे जल्दी उसका निपटारा किया जाए, उसमें फैसला सुनाया जाए।
चलिए, इसके लिए भी आप याचिका दायर कर सकते हैं और कोर्ट के सामने अपनी इस याचिका को रख सकते हैं। साथ ही साथ आज क्योंकि हम रिट याचिका के बारे में बात कर रहे हैं, सर ये कितने तरह की होती है, इस बारे में भी बताएं। नेहा जी, रिट जो है वो 5 तरह की होती हैं। जी। अगर आर्टिकल 32 की बात करें या 226 की बात करें, दोनों में ही 5 तरह के रिट इशू करते हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इशू करती है और 226 में हाई कोर्ट इशू करती है। लेकिन हाई कोर्ट इन 5 के अलावा भी दूसरे रिट इशू कर सकती है, दूसरे डायरेक्शंस दे सकती है, क्योंकि उसमें फॉर अदर पर्पसेज एक टर्म यूज किया हुआ है 226 में, जिसके तहत हाईकोर्ट के पास थोड़ी ज्यादा पावर हो जाती है, थोड़ा एरिया बढ़ जाता है इन 5 के अलावा। अगर हम इन 5 की बात करें तो सबसे पहला जो होता है वो हैबियस कॉर्पस होता है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मैंडेमस होता है, टर्शियरी होता है, प्रोहिबिशन होता है और क्वो वारंट होता है। तो ये 5 तरह के रिट हैं। जी, तो 5 तरह की रिट याचिकाएं होती है। सर ये भी बताइए कि याचिका और रिट याचिका में क्या फर्क होता है, क्या कोई फर्क होता है, पहले तो ये बता दीजिए, अगर है होता है तो क्या होता है। देखिए, रिट पिटीशन और पिटीशन मतलब याचिका और रिट याचिका दोनों अलग चीजें हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने रिट याचिका है वो सारी याचिकाएं होती हैं, लेकिन सारे याचिका रिट याचिका नहीं होती है। मतलब कि हम कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, कोई भी पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जरूरी नहीं है कि वो हम 32 और 226 के अंदर ही फाइल करते हैं। इसके अलावा भी हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं। वो पिटीशन हो सकता है कि मैं पोजीशन के लिए पिटीशन फाइल कर रहा हूँ, या फिर पैसे वापस किसी से लेने हैं उसके लिए फाइल कर रहा हूँ। तो कई सारे पिटीशन हो सकते हैं। उसमें एक टाइप है रिट पिटीशन का, जो रिट याचिका जिसकी बात हम कर रहे हैं। जी जी, ओके, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक सुनील जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। सर क्या है आपका सवाल? हेलो जी, हाँ जी, सुनील जी सवाल पूछिए। हेलो जी, किसी बिल के अंदर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो बिल बनाई जाती है, बिल में अगर किसी का शेयर का कुछ एड्रेस गलत दे दिया जाए तो क्या वो बिल राइट मानी जाती है जो जिसके नाम बिल गई हुई है? एड्रेस गलत दे दिया जाए, विल में अगर एड्रेस गलत दे दिया जाए तो क्या वो विल मानी जाती है? हमारे पिताजी ने बिल के अंदर एड्रेस दे दिया, बड़े भाई का एड्रेस दिया राइट और मेरा एड्रेस दिया किसी प्रॉपर्टी, मेरा एड्रेस दे दिया गलत। जी, विनय जी इसका जवाब दे दीजिए, क्या वो विल मानी जाती है, वैध होती है? देखिए, इसमें अगर आप इनके पिताजी अभी जिंदा हैं और विल में कुछ गड़बड़ी है तो वो एक नया विल बना सकते हैं जिसमें ये सारी गलतियां दूर की जा सकती हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी जिंदा है, अगर नहीं है दुनिया में, तब भी अगर एड्रेस की सिर्फ गलती है तो विल में बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो विल में जो भी हक दिए जा रहे हैं वो इंसान को दिए जा रहे हैं। एड्रेस से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। और एड्रेस तो मुझे लगता है वक्त के साथ चेंज भी हो सकता है इंसान का। बिल्कुल, ठीक है, एक बार फिर से हम विषय पर वापस लौटते हैं। विनय जी, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है और कब इसका इस्तेमाल होता है? नेहा जी, जब भी किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया जाता है, अगर वो पुलिस है या फिर कोई इंक्वायरी एजेंसी है, अगर इलीगली किसी इंसान को डिटेन कर रही है तो उस समय हम हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल करते हैं। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, मतलब कि एक लैटिन, हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसमें कि कोर्ट दूसरे पक्ष को, मतलब स्टेट को या फिर पुलिस जो अथॉरिटी है उनसे जवाब मांगती है। और अगर कोर्ट को लगता है कि जो डिटेंशन है वो इलीगल है या फिर उनके पावर में नहीं था उस इंसान को डिटेन करना, तो उसमें वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फिर अपना फैसला देती है और जो इंसान इलीगली डिटेन्ड है उसे कोर्ट में बुलाया जाता है, उसे रिहा करने का ऑर्डर दिया जाता है। आजकल ये भी देखने को आया है कि अगर कोई बालिग लड़की है और उसके पिता ने उसे डिटेन कर रखा है तो भी इस पे ये हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल किया जा सकता है, क्योंकि वो बालिग है लड़की और उसे इलीगली डिटेन किया जा रहा है, तो उसे फिर वहां से भी रिहा किया जा सकता है इस रिट की मदद से। जी, ठीक है।
इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर है। महक जी इस वक्त हमारे साथ है पश्चिम बिहार से। महक जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक विल अगर मेरे दादाजी ने एक बुआ के नाम पे की है, लेकिन उनके जो एक बड़े बेटे हैं उनको एक प्रॉपर्टी मिल चुकी है, लेकिन छोटे बेटे जो हैं उनकी प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है वो उन्होंने रेंट का हमारा एड्रेस डाला है, विच इज अ रॉन्ग एड्रेस। मुझे वो क्लैरिटी चाहिए थी, इज इट राइट, मतलब लीगल स्टैंडिंग। जी, मुझे लगता है ये सवाल फिर से वापस दोहराया जा रहा है। हाँ, जो इसका एड्रेस जवाब वाली विनय बात जी पहले थी। भी दे चुके हैं कि एड्रेस अगर गलत भी हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते नाम सही हो। जिस शख्स के नाम आप कर रहे हैं, जिस शख्स के नाम विल बनाया हुआ है, और जो शख्स है जिसके नाम पे बना हुआ है विल, बाकी सब चीजें ठीक होनी चाहिए, एड्रेस का इतना फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल एक बार फिर से विषय पे हम वापस लौटते हैं। चलिए विषय पे लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ संध्या जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संध्या जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। जी, वेरी गुड इवनिंग, बताइए। मैम, हमारा केस चलता है मैम, उसमें कोई डिसीजन नहीं ले रहे। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ना दूसरी शादी कर लिया और कोर्ट उसमें मानने के लिए तैयार नहीं। इसमें क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और कोर्ट मानने को तैयार नहीं है कि जी आपके मैम, हस्बैंड ने और दूसरी सारे शादी मेरे की? पास, जबकि मैंने छापा वहाँ डलवाया था, जो पुलिस वाले गए थे वहाँ पे, मैंने सारे प्रूफ मेरे पास है। फिर जी। भी कोई वो बोल रहे हैं कि लिखित, तो मैम लिखित हम कहाँ से लेके आए? वहाँ छापा तो मैंने डाला, मौजूदा वीडियो बना के तो लेके आए, फिर भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है संध्या जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विनय जी, इनका जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी निजी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है कि इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, ये कोर्ट में केस लड़ रही है, लेकिन कोर्ट मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो सबूतों का पर्याप्त ना हो, वजह ये हो या फिर वजह कोई और हो। सवाल इस बात को लेकर है कि अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए। संध्या जी, इस मामले में अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ आपके पति के साथ और उससे पहले ही आपके पति ने दूसरी शादी की है, तो इसमें नियमता सेक्शन 494 के अंदर आईपीसी में धारा है जिसके अंडर एफआईआर लॉन्च हो सकती है, क्योंकि बाइगेमी इसे कहते हैं, जो एक कानूनन जुर्म है, अपराध है। और इसे साबित करने के लिए आपको बेशक कुछ सबूत चाहिए होंगे, शादी के कार्ड चाहिए होंगे या फिर शादी के फोटोज चाहिए होंगे। बिना उसके इन्हें प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपके पास है और तब भी अगर कोर्ट इसका संज्ञान नहीं ले रही है, तो फिर आप बेशक हाईकोर्ट जा सकती हैं, हाईकोर्ट में याचिका डाल सकती हैं, जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील में जा सकती हैं। तो ये सारे रास्ते आपके पास हमेशा खुले रहेंगे। ये रास्ते संध्या जी आपके पास खुले हैं और आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हैं, आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। बहरहाल विनय जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें बताया कि आखिर क्या होती है रिट याचिकाएं, किस तरह से दाखिल की जाती हैं, कैसे अपने अधिकार के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं और रिट याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से जानकारी देने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।